इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम भारत के संविधान निर्माण की कहानी के एक ऐसे हिस्से को देख रहे हैं जो अक्सर शायद नजरअंदाज हो जाता है। हाँ, मतलब संविधान सभा के औपचारिक गठन से भी पहले का दौर। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वे श्री BN राव के उन शुरुआती मगर काफी महत्वपूर्ण योगदानों पर फोकस करते हैं। जी। तो इस डाइव का मिशन है ये समझना कि संविधान सभा के सलाहकार बनने से पहले उनकी जो असाधारण विशेषज्ञता थी उसका इस्तेमाल कैसे और कहाँ हो रहा था। हाँ, और ये उनके बाद के काम को एक नए संदर्भ में रखता है ना। सही कहा। ये वो दौर था, देखिए, जब भारत में संवैधानिक सुधारों की जमीन आप कह सकते हैं तैयार हो रही थी, 1935 के अधिनियम से भी पहले। अच्छा। और स्रोत ये बताते हैं कि श्री राव सिर्फ एक सरकारी अधिकारी नहीं थे, उनकी काबिलियत का इस्तेमाल कहीं ज्यादा रणनीतिक तरीके से हो रहा था। तो चलिए पहली कड़ी जोड़ते हैं। स्रोत बताते हैं कि 1928-29 में जब साइमन कमीशन भारत आया था, हाँ। श्री राव ने असम सरकार के लिए एक मेमोरेंडम, एक ज्ञापन तैयार किया था। जी। इसमें ऐसा क्या खास था जिसने कमीशन पर असर डाला? देखिए, खास बात यह थी कि ये ज्ञापन असम के वित्तीय हितों पर केंद्रित था। अच्छा, वित्तीय हित। हाँ, खासकर चाय पर लगने वाले शुल्क की आय को लेकर राव साहब ने तर्क दिया कि इस आय का एक बड़ा हिस्सा प्रांत को मिलना चाहिए। और ये उनके नियमित सरकारी काम से हटकर था। ये दिखाता है कि प्रांतीय सरकार उनके कानूनी और वित्तीय कौशल को कितना अहम मानती थी। और इसका असर हुआ? हाँ, बिल्कुल। सूत्रों के अनुसार इस ज्ञापन का कमीशन पर काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ा। और शायद इसी कामयाबी ने उनके लिए एक और बड़ा दरवाजा खोला, है ना? बिल्कुल। इसी ज्ञापन की सफलता के बाद 1933 में असम सरकार ने उन्हें एक और महत्वपूर्ण काम सौंपा। क्या था वो? तीसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद उन्हें लंदन भेजा गया। लंदन क्यों? ताकि वे संसद की जो संयुक्त प्रवर समिति थी, जॉइंट सिलेक्ट कमेटी, उसके सामने असम का पक्ष मजबूती से रख सकें। अच्छा, तो प्रांतीय प्रतिनिधित्व के लिए। जी। और लंदन में उनकी विशेषज्ञता का एक और उदाहरण सामने आया। हाँ, वो खुद जटिल चुनावी प्रणाली से जुड़ा हुआ था। सही। हाँ, ये एक दिलचस्प वाक्य है। देखिए, संयुक्त प्रवर समिति ने असम के तत्कालीन गवर्नर थे सर जॉन केयर, उनसे नई राज्य परिषद में एकल संक्रमणीय मत सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रणाली को कैसे लागू किया जाए, इस पर एक नोट मांगा था। ओके, ये तो काफी तकनीकी मामला है। हाँ, बहुत। तो गवर्नर ने ये काम श्री राव को सौंप दिया। सूत्रों के मुताबिक गवर्नर का मानना था कि राव इस पेचीदा चुनावी गणित को उनसे बेहतर समझते हैं और सरल तरीके से समझा सकते हैं। ये तो उनकी प्रतिष्ठा को दिखाता है। बिल्कुल। और यहाँ से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है ना। 1935 में जब राव भारत लौटे तो उनके सामने एक बहुत आकर्षक विकल्प था, कैलकाटा उच्च न्यायालय में जज बनना। हाँ, बिल्कुल। लेकिन उन्होंने इसे चुना नहीं। क्यों? क्योंकि भारत सरकार की नजर उन पे थी। वे चाहते थे कि राव नई दिल्ली आकर नए संवैधानिक सुधारों पर काम करें। अच्छा, मतलब केंद्र सरकार उन्हें चाहती थी। हाँ, संभवतः 1935 अधिनियम के तहत जो काम होना था उसके लिए। स्रोत में बंगाल सरकार के मुख्य सचिव के एक पत्र का भी जिक्र है। उसमें क्या था? उसमें साफ लिखा था कि देखिए, अगर आप दिल्ली की ये नियुक्ति स्वीकार करते हैं तो इसका मतलब होगा जज बनने का मौका छोड़ना। कम से कम 1937 की शुरुआत तक तो नहीं बन पाएंगे। और राव साहब ने संवैधानिक काम को चुना? हाँ, उन्होंने दिल्ली की नियुक्ति स्वीकार कर ली, संवैधानिक काम को प्राथमिकता दी। ये चुनाव ये काफी कुछ कहता है ना? हाँ, बहुत कुछ। ये दिखाता है कि केंद्रीय स्तर पर उनकी संवैधानिक समझ की कितनी कदर थी। आप सोचिए, संविधान सभा बनने से सालों पहले ही उन्हें देश के संवैधानिक भविष्य को आकार देने वाले काम के लिए चुना जा रहा था। ये सिर्फ एक नौकरी का चुनाव नहीं था, ये उनके भविष्य के रास्ते का एक तरह से संकेत था। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकाले हम? निचोड़ देखिए सीधा सा है। श्री BN राव का योगदान सिर्फ संविधान के अंतिम मसौदे तक सीमित नहीं था। बिल्कुल नहीं। उनकी जो गहरी समझ थी, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल थी, उसका इस्तेमाल बहुत पहले से ही बेहद जटिल और महत्वपूर्ण कामों में हो रहा था। जैसे हमने देखा, प्रांतीय वित्त का मामला हो या चुनावी प्रणालियों की बारीकियां हो या फिर लंदन में संसदीय समितियों के सामने प्रतिनिधित्व करना हो। और सुनने वालों के लिए ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये उनके उस काम को सही संदर्भ देता है जिसके लिए वो ज्यादा जाने जाते हैं, है ना? बिल्कुल। ये दिखाता है कि संविधान की पेचीदगियों से उनका सामना कोई नया नहीं था। ये रिश्ता काफी पुराना और गहरा था। हाँ। और यहाँ एक विचार छोड़ा जा सकता है जिस पर शायद गौर करना चाहिए। हाँ, बताइए। कि 1935 से पहले ही संवैधानिक प्रस्तावों की जो प्रक्रियाएं थीं, जो तकनीकी बारीकियां थीं, जैसे चुनावी नियम हो गए, वित्तीय बंटवारा हो गया, इनमें इतनी गहराई से शामिल होने का जो व्यवहारिक अनुभव राव को मिला,
उस अनुभव ने बाद में जब वो स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण के समय सलाहकार बने तो उनके दृष्टिकोण को, उनके अप्रोच को किस तरह से प्रभावित किया होगा, ये सोचने वाली बात है।